संजू महामंत्री जी शर्मा हमारे बीच में आ रहे हैं और दीप प्राकट्य के साथ में आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बीबी कुछ मैं देख रहा हूँ कुछ विशिष्ट मेहमान खड़े हैं, उन सब लोग सभी लोग खड़े होकर के सभी दीप प्रज्वलन की प्रस्ताव करेंगे। सर जी स्वामी विवेकानंद, भारत माता और स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। आप सभी तालियां बजा करके उसके साथ कर सकते हैं। व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, लाखों लोगों को व्यसन मुक्त आपने बनाया। कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का सृजन किया, जिसमें जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज जीतो, जियो एंड जीतो, जेजी जेटीएफ जैसे ट्रेनिंग सेंटर, जिसके माध्यम से 900 से ज्यादा स्टेट और सेंट्रल में आईएएस, आईआरएस, आईपीएस आदि ऑफिसर बने। गुरुदेव की प्रेरणा से कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरे जो मैं परिचय में और स्वागत जो कराना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक जी श्री मोहन जी भागवत, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी सांधू, और उनका सहयोग देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संपत जी खुर्दिया, और उनका सहयोग देंगे हमारे संयुक्त महासचिव पश्चिम क्षेत्र के रवि प्रकाश जी। स्वागत करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य संचालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत। आप लोगों की जोरदार तालियां निश्चित रूप से स्वागत में सहभागिता बनाएगी। डॉक्टर मोहन जी भागवत के संक्षिप्त परिचय मेरे को मिला है। आप मूलतः है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के निवासी। आप स्कूल की शिक्षा के दौरान ही स्वयं सेवक बन सामाजिक जीवन में सक्रिय हुए। लोकमान्य तिलक विद्यालय चंद्रपुर से स्कूली शिक्षा पूरी कर आपने डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय अकोला से पशु चिकित्सा विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। 1975 में आपातकाल घोषित होने के बाद आपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई छोड़ दी और संघ प्रचारक बन गए। लोकतंत्र के पुनर्स्थापना के लिए किए गए देशव्यापी आंदोलन में भी आपने अहम भूमिका निभाई। 1986 में आपने अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षण प्रमुख इंचार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में नियुक्त किया गया, और 2000 में वे संघ के सर कार्यवाह नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। आप कुशल संगठक एवं मूल चिंतक है। आप मार्च 2009 में परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में हमारा संघ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपके कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य संपादित करते हुए देश को सशक्त बनाने में सफल भूमिका निभा रहा है। सरसंघचालक जी, और इसी श्रृंखला में
आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री कुमार मंगलम जी बिड़ला के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे पूज्य संचालक जी स्वागत करेंगे कुमार मंगलम जी की बिड़ला का, और साथ में श्री श्याम जी शर्मा, श्री सुधीर जी पाठक, श्री जेपी बियाला जी, आप भी इनके स्वागत में आप सहयोग देंगे। जितनी जोर से तालियां बजाओ उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुमार मंगलम जी बिड़ला आदित्य बिड़ला ग्रुप के जो ग्रुप चेयरमैन हैं, उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मिस्टर कुमार मंगलम बिड़ला is the chairman of the venerable Indian multinational Aditya Birla Group. The group's legacy dates to over a century, with business sector ranging from cement to chemical, metal to textile, and apparel to financial services. Today, the group is present in 36 countries across 6 continents. The group turnover is around $60 billion and market cap is around $74 billion. The group employs around 140,000 employees. Mr. Birla chairs the board of major group companies in India and globally. In the 25 plus years that he has been at the helm of the group, under his leadership, he has raised the group's turnover by 30 times. He has been the architect of over 40 acquisitions in India and globally, among the highest by any Indian multinational. Outside the group, Mr. Birla has held several key positions such as Director on the Central Board of Directors of Reserve Bank of India, as Chairman of Securities and Exchange Board of India, Committee on Corporate Governance. He framed the first ever governance code of corporation in India. He has also served on the Prime Minister India's Advisory Council on Trade and Industry. Over the years, Mr. Birla has been conferred several prestigious awards. To name a few, first Indian industrialist to receive the TIE Global Entrepreneurship Award for Business Transformation in 2021. Recipient of Asian Business Leadership Forum Global Asian Award in 2019. Received the Business Leader of the Year Award twice at the Economic Times Award for Corporate Excellence. In addition, he has been honored by leading institutions like EY, Forbes, CNBC, CNN, News 18, WEF, etc., etc. He is also the first Indian industrialist to be conferred as honorary degree by the Institute of Company Secretaries of India. Mr. Birla is deeply engaged with educational institutions. He is the Chancellor of BRICS with campuses in Pilani, Goa, Hyderabad and Dubai. He has been the Chairman of India's premier institute like IIM Ahmedabad and IIT Delhi. On the global arena, Mr. Birla is an honorary fellow of the London Business School. Mr. Birla constituted a £15 million scholarship program at the London Business School in the memory of his grandfather, Mr. B.K. Birla. On the philanthropy side, Mr. Birla has institutionalized the concept of caring and giving at Aditya Birla Group. With his mandate, the group is involved in meaningful welfare-driven activities that distinctively impact the quality of life of more than 10 million people annually. It's honor and privilege to have his august presence with us today. Thank you so much. And विराजमान हमारे दूसरे हमारी परिषद के कुछ महानुभावों का परिचय आपसे कराना चाहूँगा। उधर से हमारे कोंकण प्रांत के अध्यक्ष श्री महेश जी शर्मा हमारे बीच में हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी संधू, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्याम जी शर्मा। इस तरह से
हमें विभिन्न क्षेत्रों से और हमारे अपने शीर्ष पदाधिकारियों से आज हमारे को मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी बीच वैसे तो ऐसा लग रहा है कि मंच इधर भी है और मंच उधर भी है, जिस तरह के चेहरे दिख रहे हैं दोनों तरफ मंच ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ प्रमुख लोगों का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जी जैन। धन्यवाद लक्ष्मी जी। मंच पर इतनी ऊंचाई तक पूजनीय सरसंघचालक जी, श्रद्धेय कुमार मंगलम बिरला जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी एक से एक बढ़ के, और सबसे बड़ा आशीर्वाद परम पूजनीय न्यायपति जी महाराज। आज भारत विकास परिषद के इतिहास में अभी बहुत थोड़े में हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक रहे, हमें उंगली पकड़ के सिखाने वाले ऐसे हमारे पूर्व सरकारवाह परम आदरणीय भैया जी जोशी हमारे बीच में हैं। श्री रामलाल जी, हमने नाम सुना होगा उनको, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे और अभी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के रूप में वो हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज वो इस कार्यक्रम में आए, एक संपर्क जैसा ही कार्यक्रम है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे यहाँ के माननीय संचालक आदरणीय सुरेश अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सुरेश बघेलिया जी, उनका भी स्वागत है। हमारे बहुत ही कर्मठ और जिन्होंने भारत विकास परिषद को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी हमारे बीच में हैं। उनका भी इस समय हमारे उपाध्यक्ष का काम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बॉम्बे और महाराष्ट्र का विशेष रूप से मार्गदर्शन करने वाले हमारे संपत गुड़िया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको भी निवेदन करूँगा। आज चाहे रक्त की आवश्यकता हो, अंधता निवारण के लिए प्रयत्न करना हो, अनीमिया मुक्त भारत के लिए हमारी माताएं बहनें दूरस्थ क्षेत्रों में आहार की कमी होने के कारण किस प्रकार से वो एक अनीमिया से ग्रसित होती हैं और उनका जीवन संकट में रहता है। भारत विकास परिषद ने भविष्य के लिए बहुत बड़ी भावी योजनाएं बनाई हैं कि कैसे हम अपनी मातृशक्ति को सक्रिय करके हर शाखा से 10 महिलाएं, सक्रिय महिलाएं बाहर निकलें, अपने क्षेत्र के ऐसे विपन्न और निर्धन बंधुओं के परिवारों के बीच में जाएं, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है, शिक्षा और संस्कार से किस प्रकार से उनको प्रेरित किया जा सकता है, इसके लिए एक बहुत बड़ी बृहत और महत्वाकांक्षी योजना भारत विकास परिषद ने बनाई है। हम ये मानते हैं कि आगामी वर्ष में लगभग 60,000 परिवारों को हम अपनी मातृशक्ति के माध्यम से संपर्क करके और उनमें जागरण का अभियान चला करके कैसे उनको ऊपर उठाया जा सके, कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके, ऐसे लोगों का जीवन स्तर सुधार करके उनका जीवन बदल करके समाज में कैसे परिवर्तन किया जाए, इसके लिए बड़ी भावी योजना भारत विकास परिषद कर रही है। समाज बहुत बड़ा है, बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, हमारे पास में बहुत सीमित रिसोर्सेज हैं, कार्यकर्ता में सीमित हैं, इसलिए हम समाज के आप जैसे लब्ध प्रतिष्ठित महानुभावों के बीच में जाकर के और एक बड़े आह्वान करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों में आप सबका सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन भारत विकास परिषद को यदि मिले तो हम तीव्र गति से जो समाज में परिवर्तन करने की परिकल्पना हमारी है उसको हम निश्चित रूप से जमीन पर उतार सकते हैं। और आज इस कार्यक्रम के पीछे केवल मात्र हमारा ये भी एक उद्देश्य है, हम मानते हैं कि आप सबके हृदय में ऐसे बंधुओं के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आग है, आप कुछ करना चाहते हैं और आप अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से, योजनागत नीचे तक अगर ये सब चीजें चली जाएं, भारत विकास परिषद जैसी संस्थाएं और ऐसी अनेक संस्थाएं जो इस प्रकार के कार्य कर रही हैं, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से इसको और गति दे सकती है। आज इसी प्रकार के भाव का जागरण आप सबके हृदय में और तीव्र गति से हो बढ़े और हम और आप मिलकर के समाज की अवस्था को और इसकी स्थिति को परिवर्तन करने
Shri Mohan Bhagwat ji, Shri Gajendra Singh Sandhu ji, other seniors on the dais, other distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar. मैंने अनुमति ली है मोहन जी से कि मैं आज इंग्लिश में बात करूं. उन्होंने मुझे परमिशन दी है. It is a pleasure to address all of you at the Bharat Vikas Parishad, and it's an absolute honor to share this platform with Shri Mohan Bhagwat ji. I would like to pay my sincere tributes to Dr. Suraj Prakash ji, whose birth centenary is being celebrated today. His dedicated service to society and his vision for India's development are commendable and inspiring for all of us. We are meeting today at a time when India is the fastest growing large economy in the world, and there are huge opportunities in front of us. As a nation, we are currently celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, commemorating 75 years of India's independence. This is a great momentous occasion to take stock of what we have accomplished and what we have to yet accomplish, and to recommit ourselves to India's glorious future. Indeed, the Honorable Prime Minister has given us all a compelling vision to ensure that we are living in a Viksit Bharat by the time we celebrate our 100th year of independence. And for that, India needs to rapidly transition into a developed country by the year 2047. I believe that in the decades ahead, India will be a country that will march to its own tune, create its own Indian model of growth. India will lead the way in creating a just society, a sustainable economy, and emerge as a leading global player. Economic growth in India will be driven by its young working population and its entrepreneurial traditions. A government committed to creating equal opportunities will ensure growth leaves no one untouched. India's entrepreneurial tradition will provide the capital and the ideas that pull together finance, resources, and labor and create dynamism in our economy. India's mature democracy, rule of law, and commitment to peace make India's progress a force not just for our good, but for global good. The world is in fact looking forward to the rise of India as a democratic and peace-loving country. India has been part of global trade and commerce, as we know, for many centuries now, but this moment, this point in time in history is unique. Civilizational confidence, geopolitical realignments, and the aspirations of young Indians, most importantly, has created a very special moment for us in history. Harnessing this opportunity will require that we have some essential ingredients in place. Let us analyze just a few of them. First is infrastructure. The most critical dimension of our growth has to be world-class infrastructure. This has been envisioned by the government in Gati Shakti. For this, rupees 110 lakh crores are envisaged to be invested in infrastructure projects. Physical connectivity is critical to national markets, and the better it gets, the more will people all over the country be able to participate in economic progress. Teachers go to teach where there are roads, doctors turn up if it is easy to go to a village. Farmers in remote areas are able to bring their produce to markets, tourists bring demand and jobs, and ordinary people are able to travel with ease and comfort. Therefore, productivity goes up with world-class infrastructure. Second, as important as physical infrastructure is pervasive, countrywide, and high-quality digital infrastructure. The nationwide digital infrastructure, in our case of the Jan Dhan, Aadhaar, Mobile Trinity, combined with the nationwide payment system, or UPI, and radically improved telecom connectivity is, I believe, a key to India's transformation. These allow payments to be made seamlessly, and producers on the one hand and consumers on the other participate in India's national market. Currently, over 50% of our GDP is transacted digitally in India, and this can be raised closer to 100%. Initiatives like the ONDC, Open Network for Digital Commerce by the government, will further democratize the participation of all businesses across the country and pave the way for explosive growth of e-commerce in India. This digital infrastructure, when combined with the post-COVID pervasiveness of digitally delivered services, will radically transform the way work is done around the world. Today, remote working has become popular, where people sitting far away from New York and San Francisco, in small towns and villages, maybe in India,
work for their companies. Tomorrow, as the rest of the world ages, work will increasingly come to India, which will have the youngest working population anywhere in the world. India's growth path will be determined by how effectively India harnesses its greatest natural asset, which is its youth. India has a great economic advantage if it can create an environment that supports education, training and job creation for the millions of young people set to enter the labor force in our country. English is already an advantage that India has in the international context. Increasing literacy and aspirations for white-collar jobs are further advantages. Over the next 2 decades, India's working population is predicted to increase by almost 200 million to over 1 billion people to become the world's largest labor force. We can make work from India a reality for the whole world. The audacity of hope and the quest for progress by a large and youthful population is a powerful and transformative force. Another key factor in India's growth story will be the sustained focus on the welfare for the poor. The combination of Aadhaar cards and Jan Dhan bank accounts has enabled the government to target its welfare programs in a very specific way and better manner, and effectively reach out to millions more by reducing leakages and targeting them more effectively even in the remotest parts of the country. New schemes have addressed thereto untouched aspects of people's lives. Millions of people have been lifted out of poverty and provided basic amenities like housing, toilets, cooking gas, electricity and water. Women are now able to lead a more dignified life. Years of drudgery, collecting firewood and suffering polluted indoors that put women and children at risk of lung and heart diseases has been addressed for the first time through the Ujjwala scheme. Building toilets for girls at schools addressed the high dropout of girl child enrollment in schools. For all of this, we have to thank the government of India. These humanitarian interventions not only gave the poorest Indians a life of dignity, but has also created hope and optimism about life for themselves and for their children. They have brought people into the national fold as they stopped being excluded from basic human needs. This brought them into national markets, and as their consumption goes beyond basic needs of food to clothing, health, education, housing, telecom, businesses also saw new opportunities. India is seeing one of the fastest expanding domestic markets in the world. Increasing urbanization, employment, rising incomes, and the aspiration of a better life has created a whole new and rapidly growing consumer market in India. Continued well-being of the large mass of the population and improvement in their standard of living will continue to be at the heart of India's progress in times to come. More recently, in the post-pandemic world, geopolitics and emerging changes in the world international order has encouraged businesses around the world to re-look at India as an investment or a direct investment destination. As companies diversify resourcing away from a single source to multiple sources, China plus one or governments embrace friend-shoring, India's position and importance in the new international order will only increase. Indian entrepreneurs will play a very important role in India's transformation, and Indian companies like ours have always been a critical part of the India growth story. The Aditya Birla Group's evolution over a very long arc of time is a testament to the promise and potential of India. Recently, our flagship company, Grasim, celebrated its 75th anniversary, and this milestone comes at a time when the average lifespan of corporations globally has been continuously shrinking. Grasim was incorporated 10 days after India's independence with the purpose of building a young nation's industrial core. The spirit of Atmanirbhar Bharat energized my great-grandfather Shri G.D. Birla Ji. Across generations, we in the Birla family have embraced the concept of trusteeship, a concept that imagines corporations as institutions of collective prosperity and not as emblems of capitalism. Promoters of enterprises, therefore, are not just owners but custodians of the wealth of society. This is not a simplistic rejection of private wealth. Instead, it is a nuanced reimagining of private enterprise as a force for good. This is what has inspired generations of my family
to build schools, hospitals and temples and other community assets across the country. Therefore, I believe that India's transformation will be based on the pillars of humanism, a dynamic workforce, entrepreneurial spirit and modern technology. These key pillars make the Indian model of growth different from others. For decades, we have all been taught Western models of growth and development. Let us note that during the last decade, India and its government did not implement textbook economic reforms such as hire and fire labor laws or reduced welfare schemes, strategies that Western experts were prescribing for India. India has charted out her own course and come out looking even stronger. Today we have the confidence to choose our own path. This path will embrace our diversity, shared value and aspirations of every Indian across the length and breadth of our country. I believe that in the decade ahead, India's unique model of growth will be a template or an example for other emerging nations to follow. And all of us as citizens of this great country have a unique opportunity to not just participate in this growth, but also to shape it. It is now up to us, its people, its companies, its government and its leaders to harness these opportunities in favor of our great country. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि श्री कुमार मंगलम जी बिड़ला। आपके इस प्रेरणास्पद प्रबोधन से निश्चित रूप से सभागार में उपस्थित हर वर्ग के व्यक्ति को एक नया दिशा निर्देश मिलेगा और मैं नहीं रोक पा रहा हूँ मेरे मित्र सुशील अग्रवाल को धन्यवाद देने से, जिनकी वजह से कुमार बाबू का यहाँ पर आना सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य आत्माओं, अपार खुशी और आनंद है कि आज डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, जिनकी जन्म शताब्दी के समारोह के अंदर हम सभी उनके अथक पुरुषार्थों को याद करते हुए एक सशक्त संगठन के निर्माता की एक भव्य यात्रा को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक व्यक्ति का क्या अद्भुत पुरुषार्थ होता है और ये पुरुषार्थ के माध्यम से हजारों लाखों लोग कैसे लाभान्वित होते हैं, उसका परिचय यदि प्राप्त करना हो तो जिन्होंने इस पौधे को बोया था वो पुण्यशाली को आज साधुवाद देने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। यदि वो न होते तो भारत विकास परिषद की भव्य भूमिका न होती। ये पवित्र प्रसंग पर मुझे भी आने का आनंद हुआ। कोविड के जस्ट पहले सब पुण्यशाली पूरी भारत विकास परिषद की टीम हमारे पास दर्शनार्थ आई थी। गुरुदेव, ये परिषद को लेकर के आगे क्या मार्गदर्शन हो सकता है, बहुत अच्छा चिंतन और मनन हुआ और सभी ने जब मुझे विनंती की, गुरुदेव ये परिषद को संरक्षक का आशीर्वाद आपको प्रदान करना है। साधु के जीवन में मना शब्द कभी होता नहीं और मुझे अपार आनंद है ऐसा भव्य संगठन भारत विकास परिषद, उसके संरक्षक के रूप में आशीर्वाद देने का अवसर मुझे जो मिला है उससे मैं अपने आप को भी बहुत खुशनसीब मानता हूं। ये परिषद सेवा, संस्कार और शिक्षा, ये त्रिवेणी संगम को लेकर के चल रही है और आज खुशी हो रही है। जनरली काफी जगह कार्यक्रमों में जाना होता है, परंतु काफी जगह कार्यक्रमों में जाना होता है, परंतु कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ और होता है और स्टेज पे बैठने वाले प्रवक्ता कुछ और होते हैं।
पहली बार हिंदुस्तान में मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, भारत विकास परिषद के जो पवित्र उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को चरितार्थ करने वाले ऐसे पवित्र चारित्र आत्मा इस स्टेज पर उपस्थित हैं। कुछ वर्ष पूर्व भैया जी के साथ हमने काफी संवाद किए थे। पुण्यशाली रामदास जी वगैरह, आप लोगों की मेहनत देखता हूँ, आप लोगों का समर्पण देखता हूँ, पदयात्राएं करते करते आप लोगों के जीवन के बारे में जो बातें सुनता हूँ, वो बचपन से मोहन भागवत जी ने जो यात्राएं शुरू की, धन्यवाद है वो परिवार को। और निस्वार्थ सेवा उसका प्रतीक यदि माना जाए तो मोहन भागवत जी एक संसारी जीवन को जीते हुए निस्वार्थ सेवा, पवित्र संस्कार और उत्तम शिक्षा अपने जीवन में चरितार्थ करने का अवसर और उसका सौभाग्य यदि किसी को मिला है तो ये पुण्यशाली मोहन भागवत जी नाम की आत्मा को प्राप्त हुआ है। अब दिल से मोहन भागवत जी के माता और पिता को मैं याद करना चाहूंगा। धन्य वो माता पिता है जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। सरल नहीं होता अपने बालक और बालिकाओं को देश के लिए समर्पित कर देना, और ऐसी पवित्र भावना कुमार मंगलम जी बिरला, राष्ट्रीय बिरला जी के साथ पवित्र आत्मा, निर्मल वो पवित्र माता, काफी बार हमारा संवाद हुआ। वल्लभ बंसाल जी उनके साथ उनको लेकर के आया करते थे, कुछ कार्यक्रमों में भी हम सम्मिलित हुए थे। आज अच्छे से अच्छे बिजनेसमैनों ने प्रोग्रेस किया है और करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी लैंडमार्क नाम यदि कोई आता है तो लोग आज गांव में, गलियों में, देश में कहीं पर भी शहरों में जाए तो कहीं तू जीवन में बिरला टाटा जरूर बनना। 1995 में जब कलकत्ता में चतुर्मास विराजमान थे, तब आप श्री के पिताजी 2-2 घंटा धर्म चिंतन के लिए कांकरिया जी के घर पर आया करते थे। मुझे बहुत आनंद होता है ऐसे पुण्यशालियों के जीवन को देख करके, जिनका जीवन भी पवित्र है, जिनका व्यापार भी पवित्र है। और याद रखिएगा, इधर उधर की संपत्तियों से देश की आर्थिक समृद्धि कभी नहीं आती। न्याय और नीति के साथ प्राप्त की हुई समृद्धि ये देश को विकास की ओर ले जाती है। इतने बच्चों को संस्कारित करने का प्रकल्प हमारी भारत विकास परिषद ने लिया है। मैं दिल से एक संकल्प करता हूं, आज जो स्कूलों कॉलेजों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, अब ये शिक्षा प्रणालिका के अंदर परिवर्तन की बहुत जरूरत है। अब ये शिक्षा प्रणालिका का भारतीयकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। मानव को महामानव बनाना हो, जीव को शिव बनाना हो, तो जो भारत की माटी में संस्कार है, ये कोविड ने बता दिया पूरे विश्व को, भारत की संस्कृति को अपनाया जाए तो विश्व के अंदर महामारी कभी नहीं आ सकती। ऐसी पवित्र भारत की ये विरासत, जहां आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के पवित्र सिद्धांत है। दुख देने से दुख मिलेगा और सुख देने से सुख मिलेगा, ये ध्रुव सत्य है। किसी को रुलाने वाला कभी हंस नहीं सकता, किसी को दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं बन सकता, किसी को उजाड़ने वाला कभी आबाद बन नहीं सकता, और किसी को मारने वाला चैन से जी नहीं सकता। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। मैंने रशियन गवर्नमेंट से संपर्क शुरू किया है। यूक्रेन को परास्त करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, अपनी आत्मा को कहीं ना कहीं तो जवाब देना। कर्म ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आज मैं तो केवल आशीर्वचन के लिए, और मुझे सभी पदाधिकारियों का आग्रह था, मैं सांता क्रूज से 17 किलोमीटर पैदल चल के बॉम्बे की पवित्र सड़कों से यहाँ आया। भारत की नंबर 1 सड़कें यदि मानी जाती है तो बॉम्बे की मानी जाती है, जहाँ कोई खड्डा नहीं होता, कोई कंकर पत्थर नहीं होते, उसमें खुले पांव चल के आना, इससे कठोर साधना और क्या हो सकती है।
संसार के अंदर कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाना है। बिरला जी के पिताजी ने जब उनको एक पत्र लिखा था, बेटा तो इस संसार के अंदर उद्योगपति नहीं, एक ट्रस्टी के रूप में आया है, और ट्रस्टी के रूप में तू जाना, जिस दिन उसकी मालिकी का भाव तेरे में आ गया, उस दिन पतन की शुरुआत हो जाएगी। बस आज मैं आशीर्वचन के लिए आया हूँ। भारत विकास परिषद का हम चिंतन बैठक का आधार बनाएंगे और एक अद्वितीय विषय को लेकर के बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन करेंगे। बढ़ेगा व्यापार, बढ़ेगा भारत। और इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। मैं अपने शब्दों को आज विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आज मुझे भी बहुत खुशी है। बिरला जी को सुना और अब भागवत जी को सुनना है। ये संसारी जीवन में भी संत जैसे कितना निर्मल जीवन है। सच बताता हूं, भाग्यशाली व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसका ईगो लेवल भी बहुत बड़ा होता है। ये दोनों को मैंने देखा है। साधु हमेशा गुणों को देखते हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने सरल, इतने भद्रिक। आप दिल से आशीर्वाद देता हूँ, आप दीर्घायु रहे, आप निरोगी रहे, आपके हाथों से अनंत कार्य होते रहे, और प्रभु आपको खूब शक्ति दे। और आप सबको भी आज के पावनकारी दिन मेरा हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गुरु जी के फिर से चरण वंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ गणमान्य महानुभावों का हम स्वागत करना चाहते हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में एक अद्वितीय कार्य किए हैं। मैं जेपी बिहारा जी, जो हमारे रीजनल सेक्रेटरी हैं फॉर संपर्क, उनको आमंत्रित करता हूं उन महानुभावों के स्वागत के लिए। जेपी बिहारा जी। धन्यवाद। आज इस विशिष्ट मंच से अति विशिष्ट महानुभावों का स्वागत करने का अवसर भारत विकास परिषद को प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्री भंवरलाल जी कोठारी, जिन्होंने मानव हितार्थ कार्यों के लिए विकास रत्न से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री भंवरलाल जी कोठारी। स्वर्गीय श्री सुनील जी पाटोदिया जी को समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्यों के लिए मरणोपरांत विकास रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने के लिए मैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विनीता जी पाटोदिया को आमंत्रित करता हूँ। समस्त महाजन संस्था के श्री गिरीश भाई को ग्राम विकास, जीव दया एवं गो सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सेवा रत्न सम्मान। ग्राम फाउंडेशन से श्री केवल हरिया जी, जो स्वयं नेत्रहीन है, उन्हें नेत्रहीन दिव्यांगों की सेवा के लिए सेवा रत्न सम्मान। डॉक्टर रवीन लक्ष्मण थट्टे को चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए समाज रत्न सम्मान। डॉक्टर रवीन लक्ष्मण थट्टे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लक्ष्मी निवास जी से निवेदन करता हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। एक भारत विकास परिषद कोंकण प्रांत ने एक भारत विकास परिषद कोंकण प्रांत ने स्मारिका का प्रकाशन किया है। हम चाहते हैं कि इस स्मारिका का विमोचन सभी अतिथियों के हाथों से किया जाए। मैं विनोद करंदीकर जी और शरद मारीवालिया से निवेदन करता हूं कि वो भी कृपया मंच पर आकर के स्मारिका का विमोचन कराएं। इससे पहले कि मैं हमारे परम पूज्य संचालक जी श्री मोहन जी भागवत को आमंत्रित करूं, मैं बबीता जी शाह को आमंत्रित करता हूं एकल गीत के लिए। बबीता जी शाह। उन्हें नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि पीछे कोई भी किसी भी प्रकार की शाब्दिक टिप्पणी नहीं करे। हमारा कार्यक्रम है, उद्बोधन है, प्रेरणादायी उद्बोधन होगा। पूज्य शासन चालक जी भी अपने को बातचीत करेंगे। कोई भी एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की और आवाज नहीं निकाले। धन्यवाद। हेलो। हम
परम श्रद्धेय श्री नए पद्मसागर जी महाराज, आज के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री कुमार मंगलम जी बिरला, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, महामंत्री श्रीमान श्याम शर्मा जी, श्रीमान महेश शर्मा जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, महाराज जी ने एक बड़ी सटीक बात कही कि जैसे सूरज प्रकाश जी थे वैसी भारत विकास परिषद है। उनके शताब्दी के समापन समारोह में हम उनको स्मरण कर रहे हैं। तो जो अच्छे काम खड़े हो जाते हैं, एकदम छोटे स्वरूप में, बिना किसी सहायता के, बिना किसी शोर शराबे से, और बढ़ते चले जाते ऐसा होता है, तब हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि जैसे किसी विशाल वटवृक्ष के बीच में, मूल में, उसका एक छोटा सा बीज जो मटिया में हो गया, वो बात उसको बड़ा वृक्ष बनाती। वैसे भारत विकास परिषद के मूल में सूरज प्रकाश जी का वो जीवन है। वो एक अच्छे डॉक्टर थे, वो बिना कुछ समाज का काम किए जी सकते थे, भले आदमी थे, प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, आराम कर सकते थे खाली समय में, लेकिन उनका जीवन कर्ममय था और सेवा में। बहुत लंबा चौड़ा उनके बारे में इसलिए नहीं बोलूंगा कि उनका जीवन बीता, लौकिक रूप से तो बीत गया, परंतु भारत विकास परिषद के रूप से उनका जीवन अभी भी चल रहा है। तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, ऐसा कह सकते हैं। और भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं को यह ध्यान में रखना है कि जिस बीज के अंतर की अभिव्यक्ति वृक्ष होता है, उस बीज को समझ के वृक्ष को वैसा ही सरसाना है। क्योंकि सेवा करने वाली संस्था इस नाते भारत विकास परिषद संभ्रांत लोगों की पहली संस्था नहीं है, और भी संस्था है, परंतु भारत में काम होना है तो और कहीं होता है, वैसा ही यहां कर लिया, ऐसा होता नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आपने एक कार्यक्रम इस सभागृह में किया, कल अगर दूसरे सभागृह में करेंगे तो यहाँ की कई बातें आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि वो अलग प्रकार से बना होगा, वहाँ की कैपेसिटी अलग होगी, वहाँ की रचना अलग होगी, कई बातें होगी। तो काम तो नकल करके नहीं होता है, काम जो होना है उसके नीचे एक अधिष्ठान होता है, उस अधिष्ठान के आधार पर काम होता है। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि सूरज प्रकाश जी संघ के सदस्य थे, और उनके समय में भी वही आज भी है, संभ्रांत लोगों की सेवा करने वाली संस्था है। जो आज है वो तब भी थी, और अपने देश के भी संभ्रांत लोग वहीं जाकर जो कुछ करना है वो करते थे। एक अलग से संस्था स्थापन करने की जरूरत क्या पड़ी? उनके संबंध सर्वत्र थे, वो तो इसी संस्थाओं में रह भी चुके थे भी भारत विकास परिषद की स्थापना के समय, लेकिन अलग से उसी काम को करने की क्या आवश्यकता उनको लगी होगी, की कल्पना मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी संघ का सदस्य हूं। सेवा यह जो शब्द है वो शब्द एक ही है, उसको हम अंग्रेजी भाषांतर करते हैं तो सर्विस कहते हैं, परंतु इसके पीछे की जो कल्पनाएं हैं वो उधर अलग है, इधर अलग है।
भारत की अपनी कल्पना है सेवा की। तो लौकिक भाषा में ही बोलना पड़ता है, तो मैं भी वैसे ही बोलूंगा, आप भी वैसे ही बोलेंगे। अपने समाज में सेवा की बड़ी आवश्यकता है, परंतु अपने देश में ऐसा वाक्य नहीं कहा जाता। अपनी परंपरा में जो सेवा करता है उसको सेवा की बड़ी सेवा करने की आवश्यकता हो। अपने देश में इतना सारा समाज है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था नहीं। ये बातें सही है और वो देनी चाहिए, ये भी सही है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, ये भी सही है। हमने नहीं की, किसी और ने की, ये भी हम देख रहे हैं। तो सेवा की आवश्यकता तो हमको है। और हमारे यहां ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद कहते थे कि ये दरिद्र नारायण और मूर्ख नारायण तुम्हारे सामने है, विनम्रता पूर्वक उसका वंदन करो। क्योंकि एक बार वो अपनी कल्पनाएं बता रहे थे। हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद पहले से विश्वासी व्यक्ति नहीं थे, वो स्केप्टिकल थे। वो सबको पूछते थे, आपने भगवान भगवान कर रहे हैं, आप देखा है क्या, अनुभव है क्या? फिर रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने कहा, देखता हूँ, रोज देखता हूँ, तुमको देखता हूँ, उससे ज्यादा स्पष्ट देखता हूँ, और तुम मेरे जैसा करोगे तो तुमको भी दिखेगा। तो उनके साथ लग गए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के अंत तक उनकी परीक्षा लेते रहे। तो अपनी कल्पना वो बोलते थे। तो एक बार बैठे थे तो रामकृष्ण परमहंस के सामने उन्होंने कहना शुरू किया कि फालतू देव देव करके क्या होगा, भगवान भगवान करके क्या होगा, इतने सारे लोग दरिद्र है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, अज्ञान में है, ऐसा उनकी सेवा करनी चाहिए, ये करने से क्या फायदा होगा। सुनते सुनते रामकृष्ण भावावेश में चले गए और उन्होंने क्या कहते हो तुम उन पर उपकार करोगे, उनको मदद करोगे, तुम्हारी हैसियत क्या है? भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि में तुम एक कीटक से भी कम हो, तुम्हारी इच्छा से एक सूखा पत्ता भी हिल नहीं सकता इस दुनिया में, तुम क्या उपकार करने चले हो? छी छी छी, ये क्या तुम्हारी भावना है? गरीबों पर उपकार नहीं, परोपकार नहीं, शिव भावे जीव से। वो शिव है जो आज अपने आप को अभाव में, वंचित स्थिति में उपस्थित कर रहे हमारे सामने। वो हमारे सामने वो प्रकट हो रहा है भगवान, और वो कह रहा है अपने पाप धोने के लिए, पुण्यवान बनने के लिए तुम्हारा जीवन यशस्वी हुआ होगा, लेकिन उसको सार्थक करने के लिए, सक्सेसफुल तुम हो लेकिन मीनिंगफुल बन जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, करो सेवा। ये हमारी भारत की कल्पना है सेवा, और इसलिए हमारी सेवा में अहंकार नहीं रहता। और हमारी सेवा, जिनकी हम सेवा करते उनको सदा लेने वाले नहीं रखती, उनको लाचार नहीं बनाती, वो लेने वालों को देने वाले बनाती है। मराठी में कविता है, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने देने वाले के हाथ ले लेने चाहिए, ऐसी एक कविता है मराठी। हमारी सेवा ऐसी रहती है, जो सेवित है उसको सिंह बनाने की सेवा। वो हमारे हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे आराध्य है, वो हमारे साथ होने चाहिए, हमारे पीछे नहीं होने चाहिए। ये हमारा सेवा का जो संकल्पना है हमारी जो है, वो एक अलग प्रकार की है। हमारी सेवा में स्वार्थ तो होता ही नहीं। स्वार्थ दुनिया में वास्तविक सेवा करने वाले किसी के मन में नहीं होता है। अब आजकल व्यापार का जमाना है, सभी बातें बेचने की हो गई तो सेवा भी कहीं कहीं बेचने की हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन सर्वत्र प्रामाणिक सेवा करने वाले लोग हैं,
प्रामाणिकता रहती है, निस्वार्थ बुद्धि रहती है, स्वार्थ नहीं रहता, कोई मजबूरी नहीं रहती आदमी जब सेवा करने के लिए जाता है। लेकिन अहंकार रह सकता है, वो अहंकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सृष्टि में भगवान ने जो रखा है और उसका उपयोग करके हम जो बनाते हैं वो केवल अपना नहीं है। तो मुख्य अतिथि जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की हम सब लोगों के लिए कि हम लोग संपत्ति उत्पन्न करने वाले हैं, जमा करने वाले हैं, लेकिन उसके मालिक नहीं है, हम उसके ट्रस्टी हैं। तो हमको ये ठीक से रख के उसका ठीक से विनियोग करना है। हम आर्थिक क्षेत्र से बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कमाई अपने लिए, देश के लिए हमारा काम है, तो कमाई में हम कमाते हैं। लेकिन कमाते किस लिए है? कमाते हैं देने के लिए। दोनों हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ये बात है। और इसलिए देखिए, दोनों हाथों से भर भर कमाने वालों की कहानियां दुनिया भर में बनी। फोर्ड की बनती है, रॉकफेलर की बनती है। सत्ता या संपत्ति जो इकट्ठा कर सकते, केंद्रीकृत अपने हाथ में ले सकते, उनकी कहानियां दुनिया में बनती है। हमारे यहाँ जो अपनी केंद्रीकृत संपत्ति को राणा प्रताप को दे देता है लड़ने के लिए, उस भामाशाह की कहानी बनती है। चलकर आई हुई सत्ता को पितृवचन से खाकर लात मार के 14 साल जन कल्याण के लिए वनों में विचरण करने वाले सत्ताधीश की कहानी हमारे यहाँ। हम भारत है, और इसलिए जब हम कहते हैं हम भारत विकास परिषद है, तो पहला शब्द तो भारत है। हमको पहले समझना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा भारतीय आधार पर, भारतीय विचारों के अनुसार, भारत की परंपरा के अनुसार होना चाहिए, होना ही चाहिए। क्योंकि विकास उसी को कहा जाता है जो अपने अपने स्वरूप के अनुसार होता है। सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है या फुटबॉल खेलता है, ये अजूबा जरूर है। हम पैसे देकर उसको देखने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन वो हाथी का विकास नहीं है। विकसित प्राणी मनुष्य है, उसकी जैसी साइकिल चलाता है, फुटबॉल खेलता है, ये हाथी का विकास नहीं होता। हर एक की अपनी प्रकृति के अनुसार उसका विकास है। तो भारत का विकास होगा तो भारत की प्रकृति के अनुसार होगा। और इसलिए भारत में जो कल्पना है विकास की, वो एकदम अलग है। दुनिया की विकास की कल्पना थोड़ी सी एकांगी हो जाती है। अब उनका दोष नहीं है, उनके पास जो सत्य आया वो अपूर्ण सत्य है, अधूरा है। 4 में से 3 तत्व उनके पास है, इसलिए उनके करने में भी दम है। वो पश्चिम का है, इसलिए छोड़ो उसको, हका लो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर समझना पड़ेगा कि उनके करने में अपूर्णताएं हैं, क्योंकि उनके पास 4 में से 3 साधन है, शरीर, मन और बुद्धि। इनको जोड़ने वाला क्या है? उनके पास नहीं है। उनको पता है अर्थ पुरुषार्थ, पता है काम पुरुषार्थ, उनको पता है मोक्ष पुरुषार्थ का भी पता है। वहां भी साक्षात्कारी पुरुष हो गए, परंतु इन तीनों को साथ चलाने वाला उनको धर्म पता नहीं है। अर्थ कामों को अनुशासित रखना और मोक्ष की ओर बढ़ाना, इसके लिए धर्म आवश्यक है, और भारत के पास वो है। भारत के पास वो है। भारत धर्मप्राण देश है। तो भारत का विकास का आधार क्या होगा? केवल आर्थिक ऐसा नहीं है। धर्म है, धर्म है, किसी को नकारता नहीं है। धर्म वो है वो सबको स्वीकार करता है। धर्म वो है
वो किसी भी अतिवाद पर नहीं जाता, वो मध्यम मार्ग पर चलता है। धर्म वो है जो संतुलित होकर चलता चलाता है। धर्म जीवन की धारणा करता है। धर्म इसलिए इहलोक में और परलोक में सुख देता है। प्रारंभ में, अंत में, मध्य में, सर्वत्र धर्म आनंददायी होता है। जीवन की धारणा उसके आधार पर, वो हमने आपने बनाया नहीं है, वो है। आप मानो न मानो, आप उसके अनुसार चलो, आपको फल मिलेगा, नहीं चलो नहीं मिलेगा। उसमें सबका विचार है। देखिए शिबिर राजा की कहानी आप सबको पता है। उनके दरबार में कबूतर आया, बाज पीछा कर रहा था, भागते भागते आया, प्राणों के मुंह से आया, भय के कारण होश उड़ गए थे। राजा को कहा कि मुझे आश्रय चाहिए, राजा ने उसको छुपा लिया। प्रजा है राजा की, शरण देना राजा का धर्म है। बाज आया, उसने कहा एक कबूतर, असत्य नहीं बोलना है, हाँ कबूतर आया है मेरे संरक्षण में, तुम उसको मार नहीं सकते, मैं राजा हूं, ये मेरी प्रजा है, उसका संरक्षण करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। लेकिन बात चुप नहीं बैठा, बाज ने कहा बात सही है, तुम्हारा धर्म है, मुझे प्रकृति ने धर्म दिया है ऐसे पक्षियों को खा के पेट भरना, नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे धर्म को रोक कर तुम अपना धर्म कैसे सिद्ध करोगे? अगर धर्म है तो मेरा भी चलेगा, तुम्हारा भी चलेगा। तो तुम तो मेरा चलने नहीं दे रहे हो, तो ये कहाँ का धर्म है? तो शिबिर राजा क्या कहता है? शिबिर राजा कहता है हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारा पेट भरना चाहिए और तुम मांसाहारी पक्षी हो, तुमको मांस ही खाना पड़ेगा, ये प्रकृति ने तुम्हें धर्म दिया है। लेकिन ये जरूर नहीं तुम कबूतर का ही खाओ, तुम मेरा मांस खाओ, मैं काट के देता। अब बाज भी धर्म की दुहाई दे रहा है, कबूतर भी धर्म मांग रहा है, राजा भी धर्म की दुहाई दे रहा है। ये धर्म सर्वत्र है, सबके लिए है, सबको सुख देता है। और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि उसका बुद्धि है, विचार है, चिंतन है और इंद्रियों के परे जाने की क्षमता जो विकसित कर सकता है, ऐसा एकमात्र प्राणी मनुष्य है। पशु अपने इंद्रियों के परे नहीं जा सकता, उसको जैसा बनाया है उसके उसी मर्यादा में उसको रहना है। मनुष्य उस मर्यादा का उल्लंघन साधना से कर सकता है, इसलिए उसकी जिम्मेवारी रहती है विश्व का धर्म चलता रहे। अब ये है लेकिन वो धर्म उधर नहीं है, तो क्या हुआ? विकास तो हुआ, अच्छा विकास हुआ, फिर पर्यावरण का क्या हुआ, प्रकृति का क्या हुआ? ये धर्म मनुष्यों को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है और प्रकृति को अगर नष्ट करता है तो वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका को देखकर, चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। ये विकास हो सकता है लेकिन भारत चाइना जैसा बनेगा, भारत अमेरिका जैसा बनेगा, ये भारत का विकास नहीं है। शेर बकरी के साथ खाना खाएगा, मनुष्य जैसा अहिंसक, ये शेर का विकास नहीं है, तो उसकी विकृति है। भारत का विकास होगा भारत की दृष्टि, भारत के जनों की परिस्थिति, पृष्ठभूमि, भारत के जनों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, भारत के जनों का संस्कार, भारत की संस्कृति, भारत का विश्व के बारे में विचार, भारत का जीवन के बारे में विचार, इन सब के आधार पर भारत का विकास होगा। इसमें दुनिया से कुछ आने लायक है, जरूर लेंगे। हमारे लिए कोई हमारा धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, तो विश्व में हमारे लिए कुछ भी पराया नहीं है, लेकिन हम लेंगे अपने प्रकृति के अनुसार लेंगे, अपनी शर्तों पर। हम नकलचे नहीं बने। और इसलिए भारत विकास परिषद ऐसा अगर हम करते हैं और हम उसके कार्यकर्ता हैं तो पहली बात है हमको भारत को जानना चाहिए। भारत का भूगोल ये महत्व की बात है, भारत का इतिहास ये महत्वपूर्ण बात है, भारत का जन, भारत की जल संपदा, भारत की वन संपदा, भारत की जैव संपदा, ये सब जानने के विषय है। लेकिन उसके साथ साथ भारत की आत्मा है धर्म, उस धर्म के 4 मूल्य है।
सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, ये क्या है? पूजा धर्म का एक छोटा सा अंग है, वो सबका अलग अलग होता है, धर्म सबका एक होता है। ये सब जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा। और मानना आजकल कठिन नहीं है, पहले कठिन था। मेकॉले साहब जब हमारे दिमाग में घुस बैठे थे तब तो ये बड़ा कठिन था। अब अभी पूरे बाहर नहीं गए, लेकिन है, थोड़े थोड़े है अंदर, लेकिन निकल गए। उनको निकाल बाहर करना पड़ेगा, पहली बात है। और दूसरी बात है कि हमको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि आज विश्व सारा जिस अवस्था में है वो भारत की दृष्टि को सिद्ध कर रहा है, लेकिन ये नकारात्मक सिद्धता होगी। विकास क्यों आवश्यक है? तो पहली बात है कि हम इस सृष्टि के अंग है, हमको भारत यही बताता है। तो विकास होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक का विकास होता तो सबका विकास होता, सबके विकास में एक का विकास होता है। एक का विकास होगा, सब जाए खड्डे में, ऐसा कहते हैं तो विकास नहीं होता है। विकसित मनुष्य वही है जो स्वयं अच्छा है और उसके संपर्क में जितने आते हैं वो सब अच्छे बनते उसके कारण। नहीं तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर पतिगंज को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा विकास किसी काम का नहीं है। तो आप अगर वृक्ष हो, बड़े हो, अच्छे सुंदर फूल, उसके बाद बड़े मधुर फल आपके पास है, तो राह चलते पथिक को आपकी छाया मिलनी चाहिए और आपके फल मिलने चाहिए। आप भले धूप में तपो, लेकिन आप सत्पुरुष तब बनते हैं जब वृक्ष जैसा परार्थ के लिए आपका सब होता है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः। यह जीवन मनुष्य का जीवन है। पशु का जीवन अपने लिए होता है, अपना हो गया तो बाकी विचार ही नहीं करता। घास खाएगा, पेट भरने तक खाएगा, तब तक किसी को नहीं खाने देगा दूसरे को। उसका पेट भर गया तो उस घास का क्या हुआ चिंता नहीं करता, कल के लिए गट्ठर बांध के घर नहीं ले जाता। उसको विचार ही नहीं है। अपनी प्राकृतिक वासनाएं तृप्त हो गई, जब तक वो तृप्त है तब तक पशु दुनिया में है, नहीं किसी को पता नहीं चलता। मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य अगर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए, ऐसा कहते हैं। विपरीत करनी करे तो नर का नराधम भी बनता है। मनुष्य में ही राक्षस होता है, मनुष्य में ही देव होता है। जाना किधर अपना चॉइस है, और हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने वो चॉइस बना के रखा है, हमको दूसरा चॉइस नहीं है। भारत इसी के लिए प्रसिद्ध है। भारत से सबकी यही अपेक्षा है। भारत ये करेगा तब भारत बड़ा बनेगा। ऐसा बनता है। आप चाहो ना चाहो, वेश बन जाते हैं ना। गांधी जी का चित्र है, गांधी जी का एक स्वरूप है जो नित्य परिचित है, वैसे ही उनकी मूर्तियां वगैरह बनती है। लेकिन बचपन से गांधी जी वैसे ही थे क्या? ऐसा नहीं है। उनके अलग अलग वेशों में, वो इंग्लैंड गए तब का फोटो है, वापस आए तब का फोटो है, तरह तरह के। लेकिन प्रचलित चित्र कौन सा है? वही है। तो गांधी जी का चित्र निकालो, ऐसा स्कूलों में बच्चों को कहेंगे तो वो वैसा ही निकालेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का निकालना है तो वैसा ही निकालेंगे। उनके अन्य स्वरूप भी होंगे, बचपन में होंगे, भोजन करते समय का अलग होगा, सब होगा। लेकिन वो नहीं, जनता के मन में प्रतिमा गांधी जी ऐसे, शिवाजी महाराज ऐसे, लोकमान्य तिलक ऐसे, ये पक्का है। दूसरे रूप में जाएंगे तो जनता पहचानेगी नहीं। ऐसे भारत का जो रूप दुनिया ने देखा है वही रूप प्रचलित है। भारत विश्व के लिए शांति सुखदाता विश्व गुरु है। उसको उसी रूप में खड़ा करना पड़ेगा। वो अपने लिए नहीं जीता। बाकी सारे देश बने तो अपने सामूहिक स्वार्थों की रक्षा के लिए एक कृत्रिम बंधन, उसको कायम रखने वाली सत्ता, इनको लेकर बने।
इनका अपना अपना है, दुनिया में कुछ ना कुछ संदेश उनको भी देना, वो भौतिकता में संदेश है सारे, उसको पूर्ण करने के बाद वो नटखट हो जाता है। भारत कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या सदियों से रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, ऐसा होने के बाद भी हस्ती मिटती नहीं। क्यों? इसलिए कि भारत की आवश्यकता जब तक सृष्टि है तब तक है, तो इसलिए भारत है और भारत चलता रहेगा। भारत का संदेश क्या है? एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमा। सारे पृथ्वी के मानव हमारे जीवन से अपनी शिक्षा प्राप्त करें, उनको अपने अपने जीवन से शिक्षित करना ये दुनिया में बड़े भाई, क्योंकि हम सबसे प्राचीन है होने के नाते हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए भारत उठता है। इस कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है तो भारत उठता नहीं है, लाख पटको नहीं होगा। और इस कर्तव्य की आवश्यकता उपस्थित हो गई तो अगर पिछले 100 साल में हम लोगों का जो चरित्र रहा, जो करतूतें रही हमारी, उसका डाटा कंप्यूटर को फीड करेंगे तो वो कहेगा कि इनको तो दुनिया में होना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोग हैं। लेकिन हम हैं और हम अच्छे होते चले जा रहे हैं, गुणों में भी और स्थिति में, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। दुनिया मांग रही है, तीसरा उपाय चाहिए, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, व्यक्ति को व्यक्तिवादी बनकर देख लिया, समाजवादी बनकर देख लिया, ईश्वर को मानने वाले बनकर देख लिया, नास्तिक बनकर देख लिया, विज्ञानवादी बनकर देख लिया, लेकिन कहीं पर हमारी समस्याएं कम नहीं होती, उलट नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती। तो हमारे सब प्रयोग 2000 साल में हमने जो किए वो अधूरे रह गए और अपयशी हो गए। अब रास्ता हमारे पास नहीं, एक ही है भारत, और इसलिए भारत का विकास दुनिया की आवश्यकता है और हमारी आपकी तो है ही, क्योंकि हमारा तो रोज का अनुभव है ना। अब बताएं हमारे प्रमुख अतिथि ने क्या क्या हो रहा है भारत में। यहाँ भारत जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, सुरक्षित हो रहा है, सामर्थ्य संपन्न हो रहा है, वैभव संपन्न जैसे जैसे हो रहा है, वैसे वैसे दुनिया भर में पहले भारतीयों की गर्दन अपने आप ऊंची हुई। तो हमको कोई घास नहीं डालता था, आज बुलाते हैं G20 का यजमान बनो। हम रशिया को बार बार कहते युद्ध मत करो, पहले अगर कहते तो रशिया हमको झाड़ के चुप कर देता, लेकिन अब नहीं, भारत बहुत अच्छा देश है। ये चमत्कार क्या है? भारत बड़ा हो रहा है तो भारतीयों की प्रतिष्ठा बढ़, और इसलिए भारत का विकास हमारे आपके और हमारे आपके कुटुंबों की सुरक्षा प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। नहीं तो युगांडा में कितने लोग अपने अच्छा उद्योग, युगांडा की इकोनॉमी हमारे लोगों ने बनाई, और ईदी अमीन ने 3 दिन का नोटिस लिखे सबको निकाल दिया, हम कुछ नहीं कर सके। क्यों? भारत उस स्थिति में नहीं, और इसलिए उसका विकास है, हमारी भी आवश्यकता है। सेवा करना, भारतीय समाज को निर्दोष बनाना, भारतीय समाज का कोई अंग पीछे नहीं रहे इसको देखना, ये हमारे लिए पुण्य भी है और इस अर्थ में हमारा वो स्वार्थ भी है। ये करना ही पड़ेगा। मेरा भाषण सुनेंगे आप, जोरदार तालियां वगैरह कहते हैं आप, बजट उससे नहीं होता, केवल काम करना पड़ता। और इसलिए ये हमारी भारत विकास परिषद है। एक होती है सभा, हमारी सभा नहीं, भगवान के पार्षद होते हैं। पार्षद कौन होते हैं? वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके हाथ में लाठी देती है, भगवान इच्छा व्यक्त करके या भगवान आज्ञा देते हैं, उसको लागू करना उनका काम होता है, वो कार्यकर्ता होते हैं। तो हम लोग कौन है? भारत विकास परिषद, यानी हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता वाला होता है। मैं ऐसा कहता हूँ, आप ये क्या बोल रहे हैं? कार्यकर्ता यही कार्य करने वाला ही होता है ना, होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को इसको ध्यान में रखना पड़ता है।
नहीं तो क्या होता है कि कार्यकर्ता जाता तो है कार्यक्रम में, लेकिन वहां अपने फोटो कितने ज्यादा निकलेंगे ये देखता। इसलिए गीता में कार्यकर्ता का वर्णन है, मुक्त संग, उसको संग नहीं, वो काम करता है, लेकिन कार्य के साथ आने वाली ये जो सारी बातें, कार्य अच्छा करेंगे, बढ़ेगा तो प्रतिष्ठा बनेगी, काम की बनेगी तो हमारी भी बनेगी, फोटो निकलेंगे, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ लोग अपनी स्तुति करेंगे, जैसे आप आज ने देखी हमारी, ये हमारा नहीं है, उस कार्य का है। इसमें से जाना तो पड़ेगा, कोई तालनी में भाग नहीं सकता इस मंच से, तो सुनना पड़ता है, लेकिन वो मेरा नहीं है, वो संघ का है, वो बड़ा है। हमारा संघ अपने कार्य के साथ, केवल अपने कार्य के साथ है और कुछ नहीं। उपाधि में से जाना पड़ता है, लेकिन उपाधि में अलिप्त रहना पड़ता है, मुक्त संघ होना पड़ता है। और ये तब होता है जब हम अनहमवादी होंगे, मैं करूं। छोटे बच्चों को रहता है ना, स्वाभाविक मनुष्य का जन्म होता है तब से अहंकार उसको चिपका है, इसलिए छोटे बच्चों को कंधे पर लेकर आप एक लाइट जलाओ, वो कहते नहीं नहीं मैं करता हूँ, मैं करूँ, फिर से बंद करवाएगा, फिर अपने हाथ से वो बटन ऊपर जाता नहीं, इतनी ताकत नहीं है, हम उसका हाथ पकड़ के करते, लेकिन फिर से एक बार, फिर से एक बार, मैं करूँ, ये मैं हमको चिपका है, उसको छोड़ना, इससे परे जाना, करेंगे हम। मैं कौन हूं? मैं कोई नहीं, मैं एक बिंदु हूं, परिपूर्ण सिंधु है। बिंदुवत रहना, सिंधु के साथ मिलकर सागर का बिंदु एक छोटा सा अलग हो जाए, कितने दिन रहेगा? 1 सेकंड भी नहीं रहेगा, भाप होके उड़ जाएगा। तो हम में विलीन होना, सबके साथ काम करना, जिम्मेवारी उठाने के लिए मैं हूं, पुरस्कार उठाने के लिए मैं नहीं हूं। मुझे लेकर काम करूं, कम से कम दिखूंगा, और कंपल्सरीली दिखने का काम करना पड़ता है, काम बड़ा होता है तब। तो काम करते समय ध्यान में रखना, लोगों को दिखूं तो मैं न दिखूं, मेरा काम दिखे। मेरा काम है वो जो काम जिसका मैं अंग हूं वो दिखूं। अनामवादी रहना और धृतीय और उत्साह का समन्वय चाहिए। काम बढ़ता है, बड़े धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके चलना पड़ता है, एकदम नहीं होता है, हवा में काम नहीं होता, परिश्रम से होता है, और फल समय आने पर होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होते हैं। इसलिए पेशेंस सबसे बड़ी महत्व की बात है। डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। ऐसी एक कहानी पड़ी, तो एक आदमी की नौकरी गई अमेरिका में, बैंक में था, कुछ गलती हो गई, हाथ से निकाल दिया, और बैंक को शंका थी कि ये गड़बड़ वाला है। उन्होंने सबको नोटिस भेज दिया कि इनको निकाला है ऐसे ऐसे आरोप में, इनको नौकरी मत देना। तो सारे रास्ते बंद हो गए, और वहाँ पर ऐसा है कि पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है, तो फिर पत्नी ने भी घटस्फोट दे दिया। जाते समय अपने खावटी के लिए बंगला कार सब ले गई, इसका कुछ है नहीं, $111 जेब में और शरीर पर कपड़े, क्या करेगा? इतना निराश हो गया कि अब मैं मरूंगा, आत्महत्या करूंगा। लेकिन अब आत्महत्या करूंगा उसके पहले $111, तो अब जितनी चयन कर सकते हो उसकी करूंगा और फिर मर जाऊंगा। इसलिए लॉ वेगास गया। जानते हो आप क्या होता है? जुआ खेलेंगे, पहुंच गया, शाम को पहुंचा, कल जाएंगे, आराम करेंगे। लेटे लेटे इवनिंग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, तो उसमें एक नीलाम की नोटिस देखी। वो तो रेगिस्तान है लास वेगास, वहाँ किसी माइनिंग कंपनी को मिला थोड़ा सा मैंगनीज। तो वहाँ यहाँ मैंगनीज है तो यहाँ खनन करना चाहिए। 2-4 और कंपनी को साथ लेके उन्होंने एक जॉइंट 2 किलोमीटर लंबा 2 किलोमीटर चौड़ा ऐसा गड्ढा खोला। अब 250 फीट चले गए, मिला ही नहीं कुछ, तो क्या करना? अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, करना क्या? रेगिस्तान का 2 बाय 2 किलोमीटर और 250 फीट गहरा गड्ढा कौन लेने वाला है? वो क्या इसका नीलाम करेंगे, जो भी होगा, जितना आएगा आएगा, तो पैसा गया ही मिट्टी में। तो उन्होंने नीलाम की नोटिस दी थी। अब इसने भी सोचा कि चयन करने के पहले जरा बोल के देखते क्या होता है। अब गया तो ये अकेला ही था वहां, गड्ढा खरीदने कौन आएगा?
तो $75 में उसने खरीद लिया। फिर मजदूर आ गए, साहब हमको आज शाम 5 बजे तक का मेहनताना मिला है, काम जारी रखें कि अब थोड़े से चले जाए, क्योंकि काम तो बंद करना ही है, हाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा नहीं, पैसा लिया है ना, 5 बजे तक खोदो। तो और 3 फीट खोदने के बाद जो सैंपल मिले उसमें मैंगनीज था। ये फिर से अरबपति बन गया। रीडर डाइजेस्ट में कहानी आई है, सत्य कथा है ऐसा उनका कहना है, मुझे मालूम नहीं नाम बोल। उसका शीर्षक है डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेल्यूर इज 3 फीट। 3 फीट के लिए कंपनी छोड़ के चली गई, सारा गया। और ये मरने वाला आदमी 3 फीट के लिए धैर्य पकड़ के बैठा। तो धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए। धैर्य पूर्वक शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर प्रतीक्षा की, खूब बदनामी हुई, शिवाजी भाग गया, शिवाजी छूट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे इसमें आ जाए, फिर देखता हूं। और अफजल खान आ गया उस जंगल में, पूरा समाप्त कर दिया। उसके बाद 3 महीने के अंदर बीजापुर के दरवाजे तक स्वराज्य फैलाया। जो शिवाजी कुछ न करते हुए इतने महीने यहाँ बैठे थे, वो 3 महीने में इतना विस्तार करके वापस आए। धृति और उत्साह का उत्तम उदाहरण। और इतना करने के बाद भी आखिर ऋतु आए फल हो, ये तो है ही। तो सिद्धि और असिद्धि से निर्विकार रहना पड़ता। तो जब हम भारत कहते हैं तो भारत का धर्म, भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य, भारत की दृष्टि, ये सब आता है। उसको जानना चाहिए, उसको मानना चाहिए और हमको स्वयं को वैसा बनना चाहिए। नहीं तो भारत के बारे में भाषण तो यहाँ से करना आसान है, भारत को नित्य जीवन में जीना यह आवश्यक है। स्वम स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वम्। इसलिए भारत को जीना, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आजीविका के काम में भारतीय मूल्यों के आधार पर चलो, तब समाज धारणा होती है। धर्मस्य मूलम अर्थम, इस अर्थ में कहा है, क्योंकि आगे कहा है अर्थस्य मूलम राज्यम। वो भी आप पॉलिटिक्स वगैरह सोचते हो, बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं सब लोग उसमें, परंतु राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह, ये कहा है। और आगे बढ़ता है वृद्धों सेवा, सारी बातें। तो भारत बनकर जीना। और जब विकास कहते हैं तब उसके आधार पर हमारी विकास की कल्पना क्या होगी? हम सबको साथ लेकर चलते हैं। हमारे विकास में मनुष्य, मानवता पूरी और सृष्टि एक साथ चलेंगे। एक के विकास से दूसरे का अवकाश नहीं होगा, अविकास नहीं होगा। एक के विकास से सबका विकास होगा। साथ चलाने वाली हमारी पद्धति रहेगी। हमारे यहाँ व्यापार, उद्योग, कृषि हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। व्यापार प्रमुख की कृषि प्रमुख, हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। ये सब साथ चलेंगे। सबको साथ चलाने वाला आजकल पॉपुलर घोषणा चलती है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन देने वाले ने ऐसी ही नहीं दी होगी, क्योंकि वो भी स्वयं से। तो ये विचार उसके मूल में, मस्तिष्क में हो गई। वास्तव में हमारा विकास, हम विकसित होंगे, दुनिया के सारे देश साथ चलेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। हम बलशाली बनेंगे तो हम चीन, अमेरिका, रशिया जैसा डंडा नहीं चलाएंगे। हमारे कारण डंडा चलाने वालों के डंडे बंद हो जाएंगे। और ये सब करना है, ये कल्पना बड़ी अच्छी है, आप तालियां वगैरह पीटते, लेकिन ये होना है तो हमको सक्रिय होना पड़ेगा, हमको काम करना पड़ेगा। और काम करना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए सूरज प्रकाश जी स्वयं मटिया में ठोकर भारत विकास परिषद को एक वटवृक्ष बनाकर गए। वो वटवृक्ष क्या है हमको समझना चाहिए, और उसके पुष्प, फल, बीज बनकर हमको इस वटवृक्ष का भरपूर विस्तार करना चाहिए। शताब्दी का समापन हमारे संकल्प से होगा। हमने ये संकल्प लेना चाहिए और इस वृक्ष का विस्तार करना चाहिए। उसमें से समर्थ भारत, उसमें से संपन्न भारत, उसमें से सदाभावी, सद्भावी भारत, और सारे विश्व को सदाचरण सिखाने वाला भारत खड़ा होना चाहिए। तब भारत विकास के कार्य की भी
हम सफल सांगता कर सकेंगे, वो दिन अपने परिश्रम से हमको पास लाना है। हो सके तो इसी देह में, इन्हीं आंखों से उस दिन को देखना है। वैसा आपको देखने को मिले, ये शुभकामना देता हूँ और 4 शब्द मेरे समाप्त। तो मैं अपने स्थान पर बैठे रहें। धन्यवाद परम पूजनीय सरसंघचालक जी। और अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी सांधू से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद प्रस्ताव करें और उसके बाद में राष्ट्रगान का फिर हम प्रस्थान करेंगे। गजेंद्र सिंह संधू, जोरदार तालियों के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। परम आदरणीय महाराज जी, आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु परम पूजनीय सरसंघचालक जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पेड़ा जी, मंचासीन कार्यकर्ता बंधुओं, धन्यवाद क्या ज्ञापन किया जाए, क्योंकि जब सेवा ही हम अपने लिए कर रहे हैं, जैसा कि विषय निकल के आया, किसी का एहसान नहीं, तो धन्यवाद भी क्या किया जाए ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम सब तो उसी लक्ष्य के लिए लगे हैं। फिर भी एक औपचारिकता के नाते जितना बड़ा विषय आज निकल के आया है, तो सूरज प्रकाश जी जो पौधा लगा गए, उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और मैं इस विषय को यहाँ सुनने के पश्चात मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग सामने बैठे हैं, भारत के विकास में तो लगे ही हैं, और भारत के विकास में जो लगा है वो भारत विकास परिषद को अपना ही लगता है, और उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सब समय निकालने के लिए परम पूजनीय सरसंघचालक जी का, महाराज जी का, माननीय मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और हम लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सामूहिक राष्ट्रगान के अंदर। आगे कैमरा लेके चलो। जन गण मन अधिनायक